नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट सीडीपी जो कि 2026 फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसके विषय हम लोग पढ़ रहे थे। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने 15-16 लगभग प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया है। आज जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा है सीटेट 2016 में एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 2016। ध्यान दीजिएगा, सितंबर 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 के सीडीपी सेक्शन को हम पढ़ेंगे और उसके एक एक प्रश्न को बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नों को हम समझते हैं। शुरू के एक दो प्रश्न थोड़ा सा डंप है या कहिए क्लियर नहीं, इसको मैनेज कर लीजिएगा, बाकी सब क्वेश्चन क्लियर हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। मतलब दो बच्चे हैं, एक ही तथ्य को पढ़ रहे हैं लेकिन वो अलग अलग अपने हिसाब से अर्थ को समझते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। पहला कह रहा है संभव नहीं है, विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, ये भी नहीं सही है। आगे देखिए थर्ड नंबर लिखा है संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, ये बिल्कुल सही। देखिए हर एक बच्चा तथ्य को अपने हिसाब से समझेगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग परिवेश से आता है, उसकी बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, या डायरेक्ट कहें तो हर एक बच्चा अलग होता है अपने आप में, इसीलिए एक ही तथ्य को प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीक़ों से समझता है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। क्या लिखा है प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। मतलब अधिगम कैसा है। देखिए पहला सक्रिय और सामाजिक, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम हमेशा सक्रिय और सामाजिक होता है, मतलब एक्टिव रूप से जो आप चीज़ें को सीखें उसको समाज में अप्लाई कर सकें या अपने जीवन में उस चीज़ को उतार सकें, यही हमारा क्या है, अधिगम है। अगर दूसरे की बात करें तो निष्क्रिय कभी नहीं होगा, निष्क्रिय कभी नहीं होगा। सक्रिय और सरल, सरल नहीं है, थोड़ा सा सामाजिक है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, देखिए स्वतंत्र रूप से बच्चे चिंतन कर पाएँ और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में शिक्षक का क्या महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। पहला लिखा है विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए पुरस्कार देना, जो कि निगेटिव है, ये नहीं हो सकता। अगला, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वीक्षण करें, क्या ये हो सकता है। अब आगे है छोटी छोटी इकाई या खंडों में जानकारी प्रदान करना। देखिए जानकारी प्रदान करना ये कोई अधिगम नहीं होता। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत ताकि पुनर्स्मरण में सफल हो, ये भी नहीं सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बच्चों को सिखाना कि जो भी वो सीखे हैं उसका अन्वीक्षण, अन्वीक्षण मतलब है उसका जीवन में प्रयोग कर पाएँ, यह सिखाना ही क्या है, स्वतंत्र रूप से चिंतन या प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में उनकी हेल्प कर सकता है। तो शिक्षक को ये करना चाहिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 4। क्या कह रहा है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसे विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, मतलब उसके विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो, मतलब शिक्षिका चाहती है कि बच्चे समस्या समाधान का कौशल प्राप्त कर लें, इसके लिए वो कैसे कार्य करा सकती है या किस समाधान में लगाना चाहिए। पहला, बहुविकल्पी प्रश्न वाले स्तरीय प्रश्न नहीं। दूसरा, रटना बिल्कुल नहीं। ड्रिल और अभ्यास बिल्कुल नहीं। हाँ, ये लास्ट वाला सही है, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। मतलब बच्चों को इस हिसाब से ऐसे एक्टिविटीज़ में, ऐसे प्रोजेक्ट में उसको इन्वॉल्व करें जिसमें पूछना सम्मिलित हो, प्रश्न पूछना, तर्क करना, साथ ही साथ बच्चे स्वयं से निर्णय ले पाएँ। जब यदि ऐसी समस्याएं सामने आएंगी तो बच्चा ऑटोमेटिक अपने आप को डेवलप करता हुआ चला जाएगा और उसका विकास अच्छे से हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। अच्छा, मतलब कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या कर सकता है या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। पहला क्या कह रहा है, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है, मतलब शिक्षक को थका देता है, ऐसा नहीं है भाई। शिक्षक को किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, बिल्कुल करता है, गलत बात है ये। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायक होता है, ये हो सकता है। लास्ट है, शिक्षक की योजना में रुकावट नहीं, ये गलत बात है।
तो थर्ड नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जब बच्चों की मनोस्थिति को हम जानेंगे, उनकी भोली अवधारणाओं को जानेंगे, तो शिक्षक को हेल्प रहेगा आगे की चीज़ों को बताने में या उसको समझाने में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? मतलब इनमें से कौन कौन से हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला, शिक्षार्थी की उत्प्रेरण, बिल्कुल सही है, मोटिवेट रहेगा तभी सीखेगा। शिक्षार्थी की परिपक्वता, बिल्कुल सही है। शिक्षण युक्तियाँ, मतलब क्या क्या टेक्निक है पढ़ाने की, वो भी जरूरी है। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर सही, ABCD। ठीक है, ये चारों के चारों रहेंगे तभी बच्चा अधिगम को अच्छे से सीख पाएगा या उस पर कार्य कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सार्थक अधिगम है क्या है भैया? उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर्य, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुचरण, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण नहीं, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। ये बिल्कुल सही। देखिए, सार्थक अधिगम मतलब जो आपने सीखा उसका प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं। सीखना देखिए दो प्रकार का होता है, एक निरर्थक, एक सार्थक। निरर्थक मतलब आपने सीख लिया लेकिन उसका कोई आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। सार्थक मतलब आपने सीखा और उसको अपने जीवन में आप उतार रहे हैं या उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 8वें प्रश्न हम डिस्कस करते हैं, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्या लिख रहा है? विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से नहीं है? आपसे निगेटिव ही पूछा है तो निगेटिव हमको खोजना पड़ेगा। चलिए खोजते हैं। पहला लिखा कि विद्यार्थियों को उद्देश्यात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, क्या ये होगा? अथवा विद्यार्थी को उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर कक्षा में आते हैं, ये तो हमें करना चाहिए, ये तो हमें करना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों से उच्च स्तर प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, ये भी हो सकता है। बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं, ये भी हमारा कार्य होगा। तो शिक्षक का एक कार्य जो नहीं होगा वो पहला वाला होगा, सूचना प्रदान करना। ठीक है, बच्चों को सूचना प्रदान करना नहीं है, बच्चों को सिखाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमसे निगेटिव ही पूछा था कि शिक्षक का कार्य क्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, आपसे निगेटिव ही पूछ रहा है, वो खुद कह रहा है कि आप गलत वाला खोज के हमको बताइए। चलिए समझते हैं। पहला हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये तो सही बात है, ये तो हमारा गलत हो नहीं सकता। दूसरी बात, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अनुक्रिया से होता है, ये भी सही बात है, हमको गलत ढूंढना है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। अच्छा, आगे, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो विकास लिखा इसने है कि परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन ठीक ठाक हो सकता है, ये गलत बात है। विकास का मापन नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों है। चूँकि हमसे कहा था कौन सा कथन गलत है, तो ये आपका 4th नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य चीज़ों को हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको हम समझते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो कह रहा है कि डैश दिया। देखिए पहले क्या लिखा, डैश फिर डैश है, लिखा डैश तथा फिर डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। मतलब इसमें से कौन से दो ऑप्शन फिट बैठते हैं? पहला, देखिए जब भी विकास की बात कहेगा और जहाँ ये दो शब्द मिल जाएंगे, वंशानुक्रम और पर्यावरण या वातावरण, तो ये 100% सही होंगे। ये पिछली बार भी आया था, अब भी आया। तो लिखा है वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया के कारण या विशिष्ट अन्योन क्रिया परिणाम के स्वरूप ही हमारा विकास संभव हो पाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 के विषय में डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा मतलब क्या सत्य है? अच्छा, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में क्या सत्य है ये आपको बताना है। पहला, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल हो सकता है, सही बात है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, गलत बात है। क्यों नहीं होगी? होगी। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका, नहीं भैया, थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी भूमिका होती है।
विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारण है? नहीं, पहला क्या है? परिवार है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर 12 के बारे में डिस्कस करते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? मतलब जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें उन्होंने कुछ जो थ्योरी बताई थी, इसमें कौन सा कथन सत्य हमको पहचानना है। पहला, पियाजे का तर्क है संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। नहीं, मतलब आगे बढ़ने के निरंतर नहीं, लगातार होता है, ऐसा कुछ है नहीं। पियाजे ने 4 चरण बताए थे, मतलब एक के बाद एक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 नहीं उन्होंने 4 दिया था। तीसरा ऑप्शन है किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है, ये हो सकता है। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम आप नहीं बदल सकते, क्योंकि उन्होंने जो दिया था पहला 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, फिर 11 से 18। तो किसी चरण को हम छोड़ नहीं सकते, और क्योंकि सबके सब फिक्स हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। पियाजे के अनुसार ये कथन उनका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है प्रश्न नंबर 13। इसको हम समझते हैं, बनाते हैं। क्या लिखा है? जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? यानी कि संरक्षण के प्रत्यय से जो जीन पियाजे ने थ्योरी दिया था उसका क्या तात्पर्य है? पहला, वन्य जीव और वनों के संरक्षण महत्वपूर्ण है। भैया महत्वपूर्ण बिल्कुल है, लेकिन जीन पियाजे ने थोड़ी ना बताया था इसके बारे में, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। परिकल्पना और विधिवत परीक्षण से ही परीक्षण नहीं हो सकता, परीक्षण हटाइए। आगे लिखा है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं सही है। तो सही आंसर क्या हमारा? पहला, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ कुछ भी बदल जाएं। तो ये बात क्या है? ये जीन पियाजे ने बताया था अपने संरक्षण शब्द को। ठीक है, संरक्षण मतलब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ क्वालिटी ऐसी होती हैं जो हमेशा कंजर्व रहेंगी चाहे कुछ हो जाए। तो वही बात यहाँ पे कही गई है जीन पियाजे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 इसकी विषय में डिस्कस करते हैं। करा हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अच्छा, उन्होंने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था उसके अनुसार हमें मिलान करना है। कह रहा है संगीतात्मक, एक संगीतात्मक की बुद्धि कैसी हो सकती है या किसकी होती है? चिकित्सक की होती है, कवि की, खिलाड़ी की, या वायलिन वादक की? तो देखिए संगीत का संबंध होता है वायलिन, तो ए वाला मिलेगा 4 में। तो ए वाला 4 में अगर हम देखें, यहाँ देखिए ऑप्शन में, तो ए वाला 4 यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे पहले से ही गलत हो गए। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इन्हीं दोनों में से कोई सही हो सकता है। बी की बात करें तो भाषिक कौन होता है? कवि लोग अपना भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बी सेकंड नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि अब हमें सी चेक करना होगा। सी कह रहा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसकी होती है? देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इनमें से चिकित्सक हो गया, अंतर्वैयक्तिक नहीं होता, कवि का नहीं, खिलाड़ी का नहीं, मूर्तिकार का। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक मूर्तिकार, एक मूर्तिकार अपने दिमाग से बिना किसी से बातचीत किए सोच समझ के मूर्ति को बनाता है। तो अब हम देखें, पहला वाला मिला है चौथे में, बी वाला मिला है दूसरे में, और सी वाला मिला है 5वें में। ये हमारा ऑप्शन 4th नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमें लास्ट वाला मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत ये इन बातों पे गौर करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। कह रहा है कि लय वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सत्य होगा हमको पहचानना है। पहला लिखा है वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भाई, तो ये गलत हो गया। सेकंड नंबर कह रहा है कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल सकता है, ये सही हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, नहीं ज़्यादा होती है, गलत बात है। बच्चे भाषा अर्जन की युक्ति कोई भाषा सीखते हैं, गलत बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, कि जैसे भाषा विकास है या जब बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है उससे बच्चे का चिंतन स्वभाव ऑटोमेटिक बदल जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब जो कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उनकी आलोचना की गई है, लेकिन इनमें से कौन सा तथ्य सही है या कौन सा कथन सही है आलोचना के संदर्भ में, वो हमको पहचानना है। चलिए समझते हैं। पहला, कोहेलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है भाई, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा,
अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहेलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है, ये भी सही बात है। कोहेलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। लास्ट नंबर, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर रखा, ऐसा नहीं है, बच्चों पर रखा है उन्होंने, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमसे पूछा था उनमें सही कौन सा है। तो सही क्या है? पुरुषों के लिए नमूनों पे अधिकृत करके रखा है, ज़्यादातर उन्होंने रखा है मूलतः रूप से। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखिए बच्चे तर्क नहीं कर पाएंगे, तर्क करेंगे पुरुष लोग ही, तो ये उनके संदर्भ में उनकी बातें ये यहाँ पे सही हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम आकलन को उजागर करता है, यानी कि अधिगम आकलन को कौन उजागर करता है? पहला, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ को भी आकलन करता है, ये हो सकता है। दूसरा, शिक्षक मानक, गलत बात है, निगेटिव वर्ड, पाठ्य पुस्तक निगेटिव वर्ड, निष्पादन निगेटिव वर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बच्चे कैसे थिंकिंग करते हैं उस पर तो ध्यान टीचर दे, साथ ही साथ वो कैसे समझ रहे हैं, उनकी अवधारणाएं कैसी कैसी हैं, उसका भी आकलन टीचर अगर करता है तो वो आकलन बेस्ट माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? पहला, शिक्षक द्वारा नहीं, शिक्षक द्वारा तो होगा ही नहीं, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। अच्छा, ये हो सकता है, यानी मतलब बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज़ को, आवाज़ मतलब अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो डांटना डपटना नहीं, उनकी बात को समझना और उत्तर देना। निर्धारित करना बिल्कुल नहीं, इसमें टीचर का कोई रोल ही नहीं होता। कक्षा में सारी बात सीखने के लिए शिक्षक आगे होना बिल्कुल नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की ही बात सुनी जाएगी और उनके अनुभव पे या उनकी बातों को तवज्जो दिया जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? अच्छा, पहला, वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, पियाजे के अनुसार भाषा। देखिए, चूंकि भाषा विकास या सामाजिक विकास के बारे में बताया था वाइगोस्की ने, और उन्होंने कहा था कि पहले भाषा के आधार पर विकास होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है वाइगोस्की ने विचार के बारे में कहा, नहीं, गलत बात है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा, ये बिल्कुल सही है। पियाजे ने बताया था कि पहले चिंतन यानी कि विचार की स्टार्टिंग होती है, वही वाइगोस्की ने कहा था पहले भाषा का विकास होता है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। दोनों मानते हैं, नहीं, गलत बात है, दोनों तो एग्री थे ही नहीं। एक मान रहे थे विचार को प्रमुख, पियाजे, तभी उन्होंने दिया था संज्ञान का सिद्धांत। एक मान रहे थे भाषा, तभी उन्होंने दिया था सामाजिक यानी कि वाइगोस्की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, वही वाइगोस्की के अनुसार भाषा विचार पर भारी पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के विषय में। क्या कह रहा है? विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी, तुमसे शादी कौन करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर लड़के लड़कियों की तुलना आ जाए, सीधा सीधा लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है बिल्कुल सही हो जाएगा और हमें अन्य देखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 21 के विषय में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 21 की, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? पहचानना है कौन कथन सही है आकलन के बारे में। पहला, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्ति और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। सही बात है, ये आकलन का उद्देश्य होता है। बच्चे जब ठीक अपनी त्रुटियों कर पाएंगे तभी तो आकलन सार्थक होगा। दूसरी बात, आकलन तभी सार्थक होगा जब विद्यार्थियों का नहीं तुलना नहीं करनी है, ये गलत बात है, बी नंबर गलत हो गया। सी, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। सही बात है, आकलन केवल ये नहीं कि कितना याद है, कितना बोध है, साथ ही साथ बच्चा कितना अनुप्रयोग कर रहा है, कितना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसका भी आकलन होना चाहिए। तो बी तो गलत था लेकिन सी सही है। डी की बात करें, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संचार न होने। भाई ये नहीं होगा भैया कि भय से आकलन अच्छा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए और सी सही हो जाते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग हैं या किसी वजह से कमज़ोर हैं उनको कैसे पढ़ाना चाहिए। देखिए आरटीई सीधा कहता है कि सबको साथ पढ़ाइए, तो डायरेक्ट इसमें आपको ढूंढना है ऑप्शन वही है। जैसे कि आप देखिए 22 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 जो लिखा है, समावेशी शिक्षा के तहत इस प्रधान को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी के सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। आइए देख लेते हैं। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ उन्हें सहायता उपलब्ध कराएं, ऐसा नहीं है भाई। खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में नहीं, गलत बात है, सबके साथ पढ़ाना है। व्यवसायिक प्रशिक्षण, बिल्कुल गलत बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा, यानी कि उनको सभी बच्चों के साथ ही पढ़ाना है। हाँ, उनके लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कर दीजिए क्योंकि ताकि वो समाज के धारा के साथ चल सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, क्या कह रहा है समझते हैं। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम, नहीं भैया ऐसा नहीं है। समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी संस्कृति पर ध्यान देगा। अच्छा, आगे बात करते हैं। सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखी करेगा, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं, गलत बात है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा, गलत बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने का प्रयास करेगा ताकि उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त हो और एक दूसरे में शेयर करके ज्ञान का बढ़ाओ या ज्ञान को अच्छे से किया जाए, बनाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न को हम समझते हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों के बारे में सही वर्णन से मिलान कीजिए। अच्छा, जो विकास के सिद्धांत है हमें मिलाना है। पहला, समीप दूराभिमुख दिशा, मतलब एक तरह से कह दीजिए कि पास से दूर वाला जो विकास का सिद्धांत है उसको हमें मिलान करना है। तो पास से दूर वाला सिद्धांत है हमारा शरीर से केंद्र के बाहर की ओर या शरीर से बाहर की ओर। देखिए शरीर से दूर जा रहे हैं, वो भी दूर कह रहा है। सिर पदाभिमुख, सिर से पैर की ओर, तो बी वाला हिंट सामने मिल जाएगा। फिर करा अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं, अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं मतलब इसी के हिसाब से हर एक बच्चा अलग अलग क्वालिटी का होता है। अब आप यहाँ पे मिलान देखें तो ए का मिलान हुआ है 4 में, नीचे ऑप्शन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए ए का 5 में है, ए का 2 में है, ए का 2 में है, ए का 4 में, तो लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य हमें मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अगर आप गौर करें यहाँ पे ए 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। हमारा पहला ही अगर आप ध्यान दें तो ए का कहाँ गया है, चौथे में गया है, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया, हमें अन्य मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को हम समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है समझते हैं। प्रश्न नंबर 25, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे को स्वतंत्र नहीं, गलत बात है। संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु नहीं करता है, बिल्कुल का दोनों करते हैं, ये भी गलत बात है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला नंबर, संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। क्या करें, विभिन्न शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या होता है। केवल आ गया निगेटिव वर्ड, केवल जहाँ आया निगेटिव वर्ड हटाइए उसको, तो ये तो गलत हो गया यहीं पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्रिय रूप से निरुत्साहित नहीं करेगा। आगे, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि बच्चे अपने समवयस्क या साथी बच्चों से सीखें और उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कार्यान्वित नहीं, निगेटिव वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न 27 नंबर, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, मतलब विविधता को कैसे बता सकते हैं, विविधता क्या होता है, इसको कैसे समझा सकती हैं, इस पे हम डिस्कस करते हैं। पहला, भिन्नताओं को स्वीकार करके उन्हें महत्व देकर, बिल्कुल सही बात है, शिक्षिका ऐसा कर सकती हैं। आगे बात करें, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, बिल्कुल सही है। तीसरा, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। चौथा, मानक निर्देश और दंड देकर, नहीं ये गलत बात है, मानक निर्देश मानदंड ऐसा कुछ नहीं है। तो ए, बी और सी सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, एक शिक्षिका विविधता को उनको स्वीकार करके, महत्व दे करके,
संसाधन के रूप में प्रयोग करके, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की शैलियों का उपयोग करके उसको संबोधित कर सकती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है? कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढांक रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूरी करने का प्रयास कर रही है? मतलब किस वर्ग के नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस वर्ग के बच्चों को कर रही है? देखिए सिंपल सी बात है, क्या कर रही है वो? फर्नीचर का तीखी धार है उसको वो किनारे को पहले रुई से ढक दी, ढकने के बाद कर रही है बेटा छुओ और अनुभव करो। देखिए छुओ अनुभव करो तो बच्चा वही कर सकता है। देखिए जो बच्चा देख लेगा तो जान ही जाएगा, तो छुओ अनुभव करो वही बच्चा होगा जो देख नहीं पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दृष्टि विकलांग। ठीक है, जो दृष्टि विकलांग का बच्चा होगा वो छुओ अनुभव करो खेल में पार्टिसिपेट करेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की, उसको समझते हैं क्या कह रहा है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, कौन से होते हैं उनको हम समझते हैं। यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम, पहला, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों को काम करने के लिए उपहार पुरस्कार, जहां आएगा निगेटिव हटाइए इसको। प्रत्याशरण व ज्ञान की प्रवणता, ये भी गलत है। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों को उनके अनुसार प्रेरित करके उनको काम दे दो जिससे बच्चे उसमें लगे रहें और अपनी समझ को आगे बढ़ाते रहें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। अब बात करते हैं, हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। क्या बोल रहा है? निम्न विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में कौन सा कथन सही है? मतलब बच्चे असफल हो गए तो कौन सा कथन सही है? देखिए बच्चे असफल हो गए ना, तो बच्चों कोई गलती नहीं है, गलती हमेशा हम लोग की होती है या शिक्षण प्रक्रिया की। तो चलिए समझते हैं। पहला, विशेष जाति और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। गलत बात है, गलत बात है, बच्चों गलत कहना नहीं है। दूसरा, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। ये भी गलत बात है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया गया। हाँ ये सही है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। ये भी सही है, बच्चा गलत नहीं हो सकता, टीचर शिक्षण व्यवस्था सबके सब गलत हो सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी और डी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला नंबर हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हम लोगों ने सीटेट सितंबर पेपर 2 2016 को हमने अध्ययन कर लिया, उसको हमने सॉल्व कर लिया। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।